नमस्कार, मैं भीषम यादव आज के फिजिक्स क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करना सीखेंगे। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि कैसे हम अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं और कैसे हम निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम विद्युत क्षेत्र की किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कैसे निकालते हैं। हाउ टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। टुडेज लेक्चर नाउ वी विल स्टार्ट। आइए अब हम देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव पर डिस्कस करते हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो कि ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर बना है और इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। और बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए हम एकांक धनावेश बिंदु P पर एकांक धनावेश की कल्पना करते हैं। एक चीज़ इसमें खास बात यह है, किसी बिंदु पर, अर्थात कहने का मतलब है कि यहाँ पर बिंदु P जो है वो द्विध्रुवीय अक्ष से थीटा कोण बनाते हुए रखा हुआ है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर बना है, जिनकी बीच की दूरी 2a है। इसके मध्य बिंदु O से थीटा कोण बनाता हुआ r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। और बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए हम बिंदु P पर एकांक धनावेश की कल्पना करते हैं। तो आइए हम इस तरीके से डायग्राम को समझें और इस आधार पर हम देखते हैं कि चूंकि बिंदु P जो है वो थीटा एंगल फॉर्म करता हुआ रखा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर लिख दिए एंगल POA इज इक्वल्स टू थीटा। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण। तो हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण जो होता है वो P इज इक्वल्स टू 2QA होता है। और द्विध्रुव मैं पहले भी बताया, जब मैंने वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है ये बताया तो आप लोगों को याद होगा। तो हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो ऋण आवेश से धनावेश की ओर होती है। इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा B से A की ओर होगी, अर्थात अलोंग द डायरेक्शन ऑफ BA। तो BA दिशा के अनुदिश होगी। अब हम क्या करते हैं, इस द्विध्रुव आघूर्ण को हम दो घटकों में वियोजित कर लेते हैं। दो घटकों में कैसे, दो घटकों में वियोजित करेंगे, एक OP की दिशा में और दूसरा जो है OP के लंबवत। तो आप देख सकते हो एक OP की दिशा में हमने वियोजित करा और एक OP के लंबवत। तो OP की दिशा में मतलब जिसके साथ हम देख रहे हैं OP की दिशा, अगर हम बात करें तो OP की दिशा में बात करें तो ये क्या कर रहा है, OA के साथ थीटा एंगल बना रहा है। इसलिए हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सदिश में हमने पढ़े हैं कि जिसके साथ एंगल फॉर्म होता है उसको कॉस लिया जाता है और जिसके साथ एंगल फॉर्म नहीं होता उसे हम साइन लेते हैं। तो इस तरीके से हम द्विध्रुव आघूर्ण P को दो घटकों में वियोजित कर लेते हैं। एक P cos थीटा, आप देख सकते हो P cos थीटा OP के अनुदिश और P sin थीटा OP के लंबवत। तो दो घटकों में हमने वियोजित करा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बिंदु P पर P cos थीटा के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। फिर उसके बाद हम बिंदु P पर P sin थीटा के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले निकालेंगे बिंदु P पर P cos थीटा के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो भाई बिंदु P cos थीटा के कारण अगर हम देखें तो ये क्या है, बिंदु P जो है P cos थीटा के अनुदिश है। बिंदु P cos थीटा के अनुदिश है। इसका मतलब ये P cos थीटा के अक्ष पर रखा हुआ है, मतलब ये अक्षीय स्थिति में है। अक्षीय स्थिति में है तो हम पहले भी पढ़े हैं कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है 1/4πε 2p/r³ होता है। लेकिन यहाँ पर भाई हम P cos थीटा के कारण निकाल रहे हैं, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो E1 इज इक्वल्स टू 1/4πε 2p cos θ/r³ होगी। P cos थीटा हमने इसलिए लिया क्योंकि हम P cos थीटा के कारण ही हम क्या कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। आइए सिमिलरली हम क्या करते हैं, बिंदु P पर P sin थीटा के
पी साइन थीटा के कारण हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो इस पर हम थोड़ा सा विचार करते हैं कि भाई पी साइन थीटा के अगर मैं सापेक्ष बात करूं तो बिंदु पी जो है वो निरक्षीय स्थिति में है। तो निरक्षीय स्थिति में है तो इसलिए हम यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाएंगे वो निरक्षीय स्थिति वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं तो पी साइन थीटा के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण जो आ जाता है हमारे पास E21/4 पाई एप्सिलॉन P अपॉन आर क्यूब होता है। लेकिन यहाँ पर हम P साइन थीटा के कारण लिखा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर P के जगह में क्या आएगा P साइन थीटा। अच्छा ध्यान रखिएगा यहाँ पर 2 लिख दिया है, 2 प्रिंट मिस्टेक है, 2 नहीं आएगा क्योंकि हम निरक्षीय स्थिति में पढ़े हैं कि भाई निरक्षीय स्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब होता है। तो यहाँ पर 2 कहाँ से आएगा, तो 2 यहाँ पर नहीं आएगा। आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसको मार्किंग कर लेंगे, पुस्तक में भी सुधार लेंगे क्योंकि ये पुस्तक का ही है, स्कैन किया हुआ कॉपी है, इसलिए आप पुस्तक का भी सुधार लेंगे और थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। यहाँ पर 2 नहीं आएगा, सिर्फ E2 = हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। अब हम देखते हैं भाई, पहले ही पढ़ेंगे कि इसकी दिशा किधर होगी। तो हम जानते हैं कि इसकी दिशा जो होता है अक्ष के अनुदिश होती है। तो निरक्षीय स्थिति में E2 जो होगा वो अक्ष के अनुदिश होगा, अर्थात ये P साइन थीटा के समानांतर होगा। तो E2 देख सकते हो, और E1 जो होता है वो द्विध्रुव अक्ष के अनुदिश होती है, इसलिए हमने E1 को इस तरीके से लिया, और E2 जो है इसके लंबवत है। लंबवत इसलिए है क्योंकि ये अक्ष के समानांतर होता है। तो हम देखते हैं दोनों तीव्रता जो है बिंदु P पर E1 और E2 परस्पर लंबवत है। आप देख सकते हैं डायग्राम में, स्क्रीन पर आपकी स्क्रीन पर डायग्राम दिखाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं E1 और E2 जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के लंबवत हैं। इसलिए यहाँ पर हम लगाते हैं सदिश नियम हम लगाते हैं। चूँकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए यहाँ पर हम सदिश नियम लगाते हैं। तो सदिश नियम से हम इसका परिणामी सदिश निकालते हैं, अर्थात हम परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो ये जो निकल जाता है हमारा किससे, सदिश योग के समानांतर चतुर्भुज नियम से। तो सदिश योग के समानांतर चतुर्भुज नियम से अगर आप लोगों को याद होगा तो 11th में हमने पढ़ाया था कि E क्या पढ़ाया था, E या वहाँ पर हमने पढ़ा था R √A² + B² + 2AB cos थीटा। लेकिन यहाँ पर चूँकि E1 और E2 के फॉर्म में है, इसलिए A और B के जगह में हम क्या रखेंगे, E1 और E2। तो आप देख सकते हो E हो जाएगा √A² मतलब E1² + B² मतलब E2² + 2E1 E2 cos थीटा। लेकिन आप स्क्रीन पर देखेंगे तो 2E1 E2 cos थीटा नहीं लिया गया है, इसलिए नहीं लिया, वहाँ पर लिया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हो थीटा जो एंगल फॉर्म कर रहा है वो 90 डिग्री, E1 और E2 जो है परस्पर लंबवत है, मतलब उसके बीच बनने वाला कोण 90 डिग्री है, और cos 90 का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है, इसलिए 2E1 E2 cos 90 की वजह से वो 0 हो जाएगा। तो सिर्फ हमारे पास बच जाएगा, थोड़ा सा शॉर्टकट कर दिया यहाँ पर, तो आप लोग उसको एक्सपैंड कर लेंगे। तो E हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा √E1² + E2 का स्क्वायर। इस तरीके से E हम E1 का वैल्यू और E2 का वैल्यू हमको पता है, तो E1 और E2 के वैल्यू को इस फॉर्मूला में रख देंगे, इस समीकरण में रख देंगे। तो आइए हम रखते हैं। तो E हो जाएगा E1 का स्क्वायर। तो E1 का वैल्यू क्या है, अभी हमने थोड़ा देर पहले पढ़ा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P cos थीटा अपॉन आर क्यूब। तो यहाँ पर हम E1 का वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, चूँकि स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर करने से हमको मिल जाएगा 4P² cos² थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब का होल स्क्वायर। फिर क्या आया, प्लस E2 का स्क्वायर। अब E2 इज़ व्हाट, तो आप देख सकते हैं E2 हमको मिला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। मैं बार बार बोल रहा हूँ यहाँ पर 2 नहीं आएगा, सिर्फ P साइन थीटा अपॉन आर क्यूब होता है। जब हम इसका E2 का स्क्वायर है स्क्वायर करके रखेंगे तो अब आपको मिल जाएगा P² sin² थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब का होल स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब का होल स्क्वायर, तो ये रूट से आउट हो जाएगा। इधर आप देख सकते हो ऊपर में P² है, यहाँ भी P² है, तो P² भी क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। तो हमारे पास तो ओवरऑल रूट से जब बाहर निकलेगा तो हमको मिलेगा P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, क्योंकि स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ये P के रूप में निकलेगा, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब का होल स्क्वायर जो है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब के रूप में बाहर निकलेगा। इस तरीके से हमको मिल जाता है
P/4πε0r³ स्क्वायर रूट अंडर रूट 4 बच जाएगा, रूट के अंदर बचेगा 4 बचा था 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस इधर बच गया था साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमने P² 4πε0r³ को हमने बाहर ले लिया, रूट से आउट कर दिया। ओके, तो इस तरीके से P/4πε0r³ एज इट इज है। फिर 4 cos स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं, इसको हमने थोड़ा स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट करें तो कैसे लिखे इसको, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो 4 cos स्क्वायर थीटा कंप्लीट अगर लिखूं तो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ऐड करूंगा तो 4 cos स्क्वायर थीटा ही आता है। फिर प्लस क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं भाई cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, इसलिए हम इसके रिप्लेस में रख देंगे 1। तो इस तरीके से हमको E इज इक्वल टू मिल जाता है P/4πε0r³ रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है 1, इसलिए 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा 1। तो ये रहा इक्वेशन नंबर 1। यही जो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। अगर आपको ये चीज़ निकालने आ गया तो आप इस एक्सप्रेशन के बेस पर आप अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में भी आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कर सकते हैं। आइए हम इस पर कुछ विशेष स्थितियां पर हम चर्चा करते हैं, इसके कुछ विशेष केस आते हैं, स्पेशल केस पर हम डिस्कस करते हैं। तो कैसे हम अक्षीय और निरक्षीय स्थिति की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं, आइए हम देखते हैं। अक्षीय स्थिति कहने का मतलब है कि बिंदु जो होता है बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर होता है, मतलब वो द्विध्रुव से कितने एंगल का कोण बनाएगा। तो आप देखते हो कि द्विध्रुव पर जब वो द्विध्रुव अक्ष पर स्थित होगा तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अक्षीय स्थिति कहने का मतलब है थीटा इज इक्वल टू 0, अर्थात बिंदु P अक्षीय स्थिति में होगा, और P अक्षीय स्थिति में होगा तो इस हिसाब से हम समीकरण 1 में थीटा का वैल्यू क्या रखेंगे, 0। तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू P/4πε0r³ रूट ऑफ क्या हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा, चूँकि थीटा कितना है, 0 है, तो cos 0 हो जाएगा, cos स्क्वायर 0, और cos स्क्वायर 0 मतलब क्या हो जाएगा 1। तो 3 × 1 कितना हो जाएगा 3, प्लस क्या हो जाएगा 1, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर रूट 4 का अंडर रूट होता है 2, इसलिए 2 बन के क्या हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। तो E इज इक्वल टू आपको मिलेगा 2P/4πε0r³। आपको अगर याद आ रहा होगा तो क्या हमने अक्षीय स्थिति में क्या यही फॉर्मूला निकाला था। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र जब हमने ज्ञात किया था तो हमने यही फॉर्मूला निकाला था, E इज इक्वल टू 2P/4πε0r³। इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि अगर आपको किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने आ गया तो आप किसी भी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हो। अब आइए देखते हैं निरक्षीय स्थिति। तो पहले हम समझते हैं निरक्षीय स्थिति। तो बिंदु P निरक्षीय स्थिति में कब होगा, जब वो द्विध्रुव अक्ष से 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा, तब वो निरक्षीय स्थिति में आएगा। तो इस तरीके से हम थीटा इज इक्वल टू अब क्या रखेंगे 90। अब थीटा इज इक्वल टू 90 रखेंगे तो इसका मतलब ये कि बिंदु P कौन सी स्थिति में है, निरक्षीय स्थिति में है। तो आइए हम फिर से समीकरण नंबर 1 में cos थीटा, तो थीटा का वैल्यू रख देंगे 90, और cos 90 होता है 0, इसलिए ये वाला टर्म्स जो होता है वो 0 हो जाएगा। तो सिर्फ रूट के अंदर 1 बचेगा, और 1 का रूट क्या होता है 1 ही होता है। इसलिए E इज इक्वल टू हमको फाइनली जो मिलता है, E इज इक्वल टू P/4πε0r³ 3 × 0, 0 यहाँ पर इसलिए लिए कि cos 90 की वैल्यू कितना होता है 0 प्लस 1। ओवरऑल हमारे पास फाइनली बचेगा E इज इक्वल टू P/4πε0r³। ये है निरक्षीय स्थिति में। अगर आपको याद आ रहा होगा तो क्या निरक्षीय स्थिति में हमने यही व्यंजक प्राप्त किया था, P/4πε0r³। इस तरीके से हमने देखा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण कैसे हम किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, और किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करके हम उसकी सहायता से अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। तो आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म। तो आइए हम इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कपल ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म। मैं पहले ही आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ कि एक समान विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। ऐसा क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण और दिशा क्या हो, समान हो,
उसे हम एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और एक समान विद्युत क्षेत्र में मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होते हैं समानांतर एवं समदूरस्थ होते हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म के लिए हम व्यंजक कैसे निकालते हैं और किसे हम बल युग्म कहते हैं, हम इस टॉपिक के माध्यम से समझेंगे। तो देख सकते हो आपके स्क्रीन पर ये डायग्राम दिख रहा होगा। आप इसमें देख सकते हो एक समान विद्युत क्षेत्र बोला है, तो हमने पहले ही पढ़े एक समान विद्युत क्षेत्र मतलब जिसकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हो, परस्पर समानांतर एवं समदूरस्थ हो। तो ये जो दिख रहा है आपको E1 एक समान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है। तो हमने एक समान विद्युत क्षेत्र में एक ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव लिया जो +Q और -Q से मिलकर बना है और जिसके बीच की दूरी 2a है और एक समान विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा हुआ है। और हमने पहले ही पढ़ा है कि जब किसी विद्युत क्षेत्र में हम किसी आवेश को रखते हैं तो उस पर क्या लगता है, बल लगता है, फोर्स लगता है। वैसे ही इस वैद्युत द्विध्रुव पर भी क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, बल लगेगा। तो इस बल में कैसे लगेगा, +Q आवेश पर भी बल लगेगा और -Q आवेश पर भी बल लगेगा। किसके कारण, विद्युत क्षेत्र के कारण। तो आइए आप इस डायग्राम में ही देख सकते हो विद्युत क्षेत्र के कारण +Q आवेश पर बल लगा QE किस दिशा में, विद्युत क्षेत्र के अनुदिश। एक बल क्या लगा QE, क्योंकि हमने फोर्स बराबर पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, फोर्स बराबर हमने पढ़े Q × E। तो इस तरीके से विद्युत क्षेत्र E के कारण +Q आवेश पर बल QE विद्युत क्षेत्र के अनुदिश या विद्युत क्षेत्र की दिशा में। ठीक है। दूसरा हम बात करें -Q आवेश पर बल, तो हम देखते हैं कि -Q आवेश पर बल जो होता है विद्युत क्षेत्र के -Q आवेश के कारण बल जो होता है -QE विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो इस तरीके से हमने देखा यहाँ पर दो बल है, एक +Q आवेश पर लगने वाला बल QE विद्युत क्षेत्र के अनुदिश और -Q आवेश पर लगने वाला बल -QE विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। दोनों बल भले दिशा में विपरीत हैं लेकिन दोनों का परिमाण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये कि दोनों बल परिमाण में बराबर होते हैं, भले ही दिशा में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। दूसरा चीज़ इसमें खास बात हम ये भी देखते हैं कि ये दोनों बलों की जो क्रिया रेखा होती है वो भिन्न भिन्न होती है, जिसकी वजह से ये परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होते हुए भी एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं करता, एक दूसरे को निरस्त नहीं करता और दोनों बल मिलकर एक युग्म का निर्माण करता है, एक बल युग्म का निर्माण करता है। ठीक है। और ये बल युग्म वैद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समानांतर लाने का प्रयास करता है। इसी बल युग्म को हम द्विध्रुव आघूर्ण भी इसी बलों के युग्मों को हम बल युग्म कहते हैं। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि बल युग्म क्या है, दो समान परिमाण, दो ऐसा बल जिसके परिमाण क्या हो, बराबर हो किंतु दिशा क्या हो, विपरीत हो। तो बलों के इस युग्म को क्या कहते हैं, बल युग्म कहते हैं। चूँकि ये वैद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समानांतर लाने का प्रयास करता है, इसलिए बल युग्म को प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। तो इस तरीके से कई बार क्वेश्चन आता है प्रत्यानयन बल युग्म क्या है, जो प्रयत्न करता हो, ऐसा बलों का ऐसा युग्म जो वैद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समानांतर लाने का प्रयत्न करता है या प्रयास करता है, इसे हम प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। आइए हम प्रत्यानयन बल युग्म के आघूर्ण का परिमाण के लिए व्यंजक निकालेंगे। तो प्रत्यानयन बल युग्म के हमने आप लोगों को 11th वाले क्लास में या आप लोगों ने 11th वाले क्लास में पढ़े भी होंगे कि प्रत्यानयन बल युग्म के आघूर्ण के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है। तो आपने पढ़ा था प्रत्यानयन बल युग्म के आघूर्ण का परिमाण बराबर होता है एक बल गुणित दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो आप देख सकते हो एक बल गुणित बल युग्म की भुजा। प्रत्यानयन बल युग्म को हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण के लिए हमने जो संकेत उपयोग किया है वो टाउ है। तो टाउ बराबर हो जाएगा एक बल क्या लग रहा है, QE। दोनों बलों में से दो बल है, दोनों बलों में से कोई एक बल लेना है, तो हमने क्या ले लिया, QE इंटू क्या हो जाएगा, बल युग्म की भुजा। बल युग्म की भुजा, तो आप बल युग्म की भुजा मतलब दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो दोनों बलों के बीच की जो लंबवत दूरी है वो AC है, इसलिए हमने क्या रख दिया, AC। तो इस तरीके से टाउ बराबर मिला QE इंटू AC, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आइए अब हम इसमें देखते हैं, क्योंकि हमको AC नहीं पता, वी डोंट नो व्हाट इज़ द AC,
तो AC को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या किए, एक समकोण त्रिभुज पर हमने विचार करा। तो यहाँ से आप डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है ACB, जहाँ थीटा जो है न्यून कोण है और हम जानते हैं कि न्यून कोण की सामने वाली भुजा जो होती है वो लंब होती है। तो यहाँ पर लंब क्या है AC, और आधार क्या है BC, और कर्ण क्या है AB। तो हमने यहाँ से क्या निकाल लिया, साइन निकाल लिया। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब यहाँ पर अभी मैं थोड़ी देर पहले बोला AC बटा कर्ण क्या है यहाँ पर AB। तो AC बटा क्या हो जाएगा AB, चूँकि हमको AC चाहिए तो AC को एज इट इज रखे, AB को उधर ट्रांसपोज किए तो AC इज इक्वल्स टू आ जाता है AB साइन थीटा, और AB मतलब द्विध्रुव अक्ष की लंबाई। द्विध्रुव अक्ष की लंबाई हमने बताया था कितना 2a, इसलिए AB के जगह में रख देंगे हम 2a। तो इस तरीके से हमको AC इज इक्वल्स टू मिल जाता है 2a साइन थीटा। तो टाउ इज इक्वल्स टू उपरोक्त मान हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, और समीकरण नंबर 1 में रखते हैं तो हमको टाउ बराबर मिल जाता है QE इंटू AC। AC इज व्हाट 2a साइन थीटा। तो ये 2a साइन थीटा, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो आप पाते हैं टाउ इज इक्वल्स टू 2QA E साइन थीटा, और 2QA इज व्हाट, हमने शुरुआत में ही बताया कि 2QA मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्णों को हम प्रदर्शित करते हैं P से, इसलिए 2QA के जगह में हम रख देंगे P। तो टाउ बराबर मिल जाएगा PE साइन थीटा, और चूंकि ये साइन के साथ आ रहा है इसलिए यहाँ पर ये रहेगा क्रॉस प्रोडक्ट। अगर मैं इसको सदिश रूप में लिखूँ तो वेक्टर टाउ इज इक्वल टू लिख सकता हूँ वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर साइन आया है तो साइन किसको बताता है, सदिश गुणन को। अगर कॉस आता तो हम उसको डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते, चूंकि यहाँ पर साइन आया है इसलिए इसको मैं कौन से फॉर्म में लिखूंगा, क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में लिखूंगा। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब दो सदिशों के सदिश गुणन के रूप में लिखूंगा। तो वेक्टर टाउ इज इक्वल्स टू हमको मिल जाता है, तो वेक्टर टाउ इज इक्वल्स टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। आइए इसमें हमको कुछ विशेष स्थितियाँ भी मिलती है। तो नॉर्मली 3 मुख्य स्थितियाँ हमको देखने को मिलता है। अगर मान लो यदि पहला स्थिति आप देख सकते हो स्क्रीन पर, थीटा इज इक्वल्स टू 0। थीटा इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब ये कि वैद्युत द्विध्रुव जो है वो विद्युत क्षेत्र के समानांतर है। विद्युत क्षेत्र के समानांतर है या विद्युत क्षेत्र के अनुदिश है। जब विद्युत क्षेत्र के अनुदिश होता है तो हम क्या लेंगे, थीटा इज इक्वल्स टू 0। जब हम थीटा इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो साइन 0 का मान क्या हो जाता है 0, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा 0। तो आपको आघूर्ण क्या होगा 0। तो इस स्थिति को हम जब टाउ 0 हो जाता है, बलयुग्म आघूर्ण 0 हो जाता है, तो इस स्थिति में द्विध्रुव स्थायी संतुलन में होगा। कौन से संतुलन में होगा, स्थायी संतुलन में होगा। कई बार 1 मार्क्स क्वेश्चन में आता है कि वैद्युत द्विध्रुव का बल युग्म आघूर्ण कब स्थायी संतुलन में होता है, वैद्युत द्विध्रुव कब स्थायी संतुलन में होता है, तो आपको बताना पड़ेगा जब थीटा इज इक्वल्स टू 0 हो और टाउ इज इक्वल्स टू, थीटा इज इक्वल्स टू 0 होता है तो टाउ इज इक्वल्स टू 0 हो जाता है, मतलब बल युग्म आघूर्ण 0 हो जाता है। तो इस स्थिति में द्विध्रुव स्थायी संतुलन में होता है। उसके बाद हम देखते हैं थीटा इज इक्वल्स टू 90। अब सोचो थीटा इज इक्वल्स टू 90 कैसे होगा, जब वैद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो। तो उस कंडीशन में हम लेते हैं थीटा इज इक्वल्स टू 90। जब थीटा इज इक्वल्स टू 90 लेते हैं तो साइन का वैल्यू जब हम रखते हैं साइन 90, तो साइन 90 का वैल्यू होता है 1, तो हमको टाउ इज इक्वल्स टू मिल जाता है P, मतलब बल युग्म आघूर्ण मिलता है। पहले वाली स्थिति में हमने देखा बल युग्म आघूर्ण 0 हो जाता है, और बल युग्म आघूर्ण 0 होता है और एंगल 0 होता है, तो उस स्थिति में बोलते हैं कि द्विध्रुव स्थायी संतुलन में है। और यहाँ पर आप देख सकते हो टाउ मिला है P, और इस स्थिति में द्विध्रुव पर लगने वाला बल क्या होता है, अधिकतम होता है। बल युग्म आघूर्ण क्या होगा, अधिकतम होगा। अब उसके बाद हम तीसरा स्थिति देखते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू 180। अब थीटा इज इक्वल्स टू 180 इसका मतलब ये है कि वैद्युत द्विध्रुव जो है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत है। विपरीत है मतलब थीटा इज इक्वल्स टू 180, कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू 180, तो टाउ इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, साइन 180 का मान होता है 0, तो टाउ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। तो इस स्थिति में अस्थायी संतुलन में होगा। देखो ध्यान रखना है, स्थिति केस नंबर 1 और केस नंबर 3। केस नंबर 1 में थीटा इज इक्वल्स टू 0, मतलब वैद्युत द्विध्रुव जो है विद्युत क्षेत्र के समानांतर है, और थीटा इज इक्वल्स टू, केस नंबर 3 में हमने देखा थीटा इज इक्वल्स टू 180, लेकिन यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के विपरीत है। दोनों स्थितियों में 0 मिलता है, लेकिन एक में द्विध्रुव स्थायी संतुलन में होगा और दूसरे में द्विध्रुव अस्थायी संतुलन में होगा। कब, जब थीटा इज इक्वल्स टू 180 हो। अगर मान लो इसने थोड़ा सा और इसको
एक्सप्लेन करा, यदि E इज इक्वल्स टू 1 हो जाए, E इज इक्वल्स टू 1 कहने का मतलब मान लो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकांक हो, एकांक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो, और साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 कहने का मतलब है थीटा इज इक्वल्स टू 90, और थीटा इज इक्वल्स टू 90 कहने का मतलब है कि वैद्युत द्विध्रुव जो है विद्युत क्षेत्र के लंबवत है। तो उस स्थिति में जब हम ये मान रखते हैं समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 3 में, तो आप पाते हैं कि टाउ इज इक्वल्स टू मिल जाता है पी। तो यहाँ से हमने देखा टाउ मतलब बलयुग्म आघूर्ण और पी मतलब होता है द्विध्रुव आघूर्ण। तो हमने देखा कि इस प्रकार हम एक परिभाषा देते हैं यहाँ पर कि किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण के बराबर होता है जो वैद्युत द्विध्रुव पर उस समय कार्य करता है जबकि उसे एकांक तीव्रता के एक समान विद्युत क्षेत्र के कैसा रखा जाए, लंबवत रखा जाता है। यहाँ पर क्लियर है, E इज इक्वल्स टू n1 मतलब एकांक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और थीटा इज इक्वल्स टू 90 मतलब वो कैसा रखा हुआ है, लंबवत। तो इस तरीके से हम ओवरऑल फिर से मैं रिपीट कर दूँ कि किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण के बराबर होता है जो वैद्युत द्विध्रुव पर उस समय कार्य करता है जबकि उसे एकांक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लंबवत रखा जाता है। आइए इसी पर आधारित हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर चर्चा करते हैं। आपके स्क्रीन पर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिख रहा है, एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर है और 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र में 30 अंश का कोण बनाते हुए रखा गया है। तो आपको ज्ञात करना है कि द्विध्रुव पर कार्य करने वाला आघूर्ण का परिमाण कितना होगा। तो यहाँ पर हमको निकालना है बलयुग्म आघूर्ण। हमको दिया है द्विध्रुव आघूर्ण मतलब हमको P दिया है 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर, और दूसरा हमको दिया है न्यूटन पर कूलाम मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको दिया है 5 × 10⁴, और हमको एंगल भी बता दिया है, कितना एंगल है, 30 डिग्री। तो आइए हम जानते हैं, जब तक आपको फॉर्मूला नहीं पता रहेगा आप इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए फर्स्ट थिंग इज दैट यू शुड नो अबाउट द फॉर्मूला। इफ़ यू हैव अ फॉर्मूला तो यू कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल वेरी इजीली। तो आइए हम देखते हैं, टाउ इज इक्वल्स टू हो जाएगा पी साइन थीटा। हम जानते हैं चूँकि पी हमको दिया है, पी इज इक्वल्स टू दिया है हमको कितना, 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर। फिर उसके बाद ई हमको दिया है 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम, और दूसरा हमको एंगल दिया है थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये पूरे ऑल दिस वैल्यू पुट इन दिस फार्मूला, ये पूरा मान हम इस फार्मूला में रखते हैं। तब हम देखते हैं टाउ इज इक्वल्स टू पी 4 × 10⁻⁹ गुना ई मतलब 5 × 10⁴ गुना फिर साइन थीटा मतलब साइन थीटा मीन्स 30 डिग्री, तो हमने रख दिया 30। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमको मिल जाता है, देखो 10⁻⁻⁹ और 10⁻⁴ है, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻⁵, और इधर 4 × 5 है, तो 4 × 5 20, तो 20 × 10⁻⁵ इंटू साइन 30 मीन्स 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2। 2 से हम कैंसिल आउट कर देंगे 20 को, तो कितना आ जाएगा 10। तो ओवरऑल लास्ट फाइनली कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आंसर जो आएगा 10⁻⁻⁴ न्यूटन मीटर। तो बलयुग्म आघूर्ण का जो न्यूटन मीटर मीन्स कहने का मतलब है बलयुग्म आघूर्ण का मात्रक जो होता है वो न्यूटन मीटर होता है। ये भी आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ओवरऑल आंसर हमारा आया 10⁻⁻⁴ न्यूटन मीटर। आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसी के बेस पर आप नोट्स बनाइए और ऐसे ही और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।